नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्कूल ऑफ परीक्षा में। मैं हूं गुलशन। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 विज्ञान के बारे में। और विज्ञान में हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर प्रकाश। और प्रकाश का एक वीडियो हम बना चुके हैं, ये वीडियो नंबर 2 है। ये वीडियो क्या होगा, भाग 2 एक नंबर वीडियो बना चुके हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे देख लीजिएगा। उसके बाद आज वीडियो 2 आरंभ करेंगे। ऐसे मैं भाग 1 में जो भी पढ़ाया हूँ थोड़ा बहुत रिपीट कर देता हूँ, लेकिन तो डिटेल्स में देखना है तो उसके लिए आप भाग 2 में जाना होगा। और भाग 1 को इतने प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, जरूरतमंद तक को पहुंचाइए। पहले जाने थे भाग 1 में हम लोग आप लोग को क्या बताए थे। पहला बताए थे प्रकाश क्या होता है। क्या पता है, प्रकाश एक क्या है, ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है, या तो फिर प्रकाश एक वो चीज है जिसके कारण हम लोग कोई चीज को देख पाते हैं। तो प्रकाश क्या है, प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है। उसके बाद बताए थे प्रकाश के स्रोत क्या है, मतलब प्रकाश कहाँ से उत्पन्न होता है, यानी क्या प्रदीप्त वस्तु बताए थे और अप्रदीप्त वस्तु बताए थे। प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, ऐसी वस्तु जो प्रकाश उत्पन्न करे, उत्सर्जन करे, उसे क्या बोलेंगे, प्रदीप्त वस्तु। जैसे बल्ब, ट्यूबलाइट, ये सब प्रदीप्त वस्तु है। और अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, जो प्रकाश का उत्पन्न नहीं करे, प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करे। जैसे ये मार्कर, हम आप क्या प्रकाश का उत्सर्जन नहीं कर रहा, ये सब क्या हो जाएगा, अप्रदीप्त वस्तु। उसके बाद आपको बताया था किरण क्या होता है पिछले वीडियो में। सरल रेखा में चलने वाली प्रकाश को किरण बोलते हैं। सरल रेखा में चलने वाली प्रकाश को किरण बोलते हैं। फिर तक किरण पुंज क्या होता है, किरण के समूह को किरण पुंज कहते हैं। जैसे 12 केले को दर्जन बोलते हैं, इसी तरह किरण के समूह को किरण पुंज बोलते हैं। और किरण पुंज का भी 3 प्रकार, किरण पुंज का 3 प्रकार, एक अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। एक बार शॉर्ट में आपको बताते हैं अपसारी किरण पुंज क्या होता है। किसी बिंदु स्रोत से निकलने के बाद प्रकाश की किरण चारों ओर फैल जाए, उसे क्या बोलेंगे, अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज। उसके बाद एक था समांतर किरण पुंज, जिसमें क्या होगा, सारा किरण क्या होगा, समांतर चलेगी, उसका समांतर किरण पुंज। उसके बाद अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज में क्या होता है, विभिन्न दिशाओं से आने वाली प्रकाश की किरण एक बिंदु पे आके मिल जाए, इसे क्या बोलेंगे, अभिसारी किरण पुंज। ये 3 प्रकार का किरण पुंज होता है। और अब ये था पिछले भाग 1 का वीडियो, हम लोग यहाँ तक पढ़े थे। उसके बाद हाँ, एक और चीज पढ़े थे, पारदर्शी और अपारदर्शी क्या होता है। तो जिसके आर पार हम लोग देख सकते हैं वो क्या होगा, पारदर्शी, और जिसके आर पार नहीं देख सकते वो अपारदर्शी। तो पारदर्शी का उदाहरण क्या हो जाएगा, शीशा। पारदर्शी का उदाहरण होगा, आर पार देख सकते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा, हवा, आर पार देख सकते हैं, सारा हवा नहीं, कुछ कुछ। उसके बाद पानी, साफ, बहुत बहुत ही साफ पानी है तो आर पार देख सकते हैं, वो पारदर्शी। उसके बाद दूसरा था अपारदर्शी, जिसके आर पार हम लोग नहीं देख सकते। जैसे ये बोर्ड के पीछे नहीं देख सकते, दीवार के पीछे हम लोग नहीं देख सकते, ये सब क्या है, अपारदर्शी। तीसरा था पारभासी, मतलब आर पार दिखेगा लेकिन साफ नहीं दिखेगा, तो उसे क्या बोलेंगे, पारभासी। पारभासी का उदाहरण क्या हो जाएगा, कागज लीजिए, कागज में तेल लगा दीजिए, आर पार दिखेगा लेकिन साफ साफ नहीं दिखेगा, धुंधला धुंधला दिखेगा, उसे क्या बोलेंगे, अपारदर्शी। एक और उदाहरण है, जैसे कि धोती, क्या है, आर पार दिखता है, साफ साफ नहीं दिखता। ऐसा ऐसा कसम जो ऐसा पतला कपड़ा जिसका आर पार दिखता हो, आर पार नहीं दिखता। ऐसे कुछ प्लास्टिक भी होता है, कुछ प्लास्टिक भी ऐसे आर पार थोड़ा थोड़ा दिखता है, साफ साफ नहीं। कुछ कुछ में पूरा काला पॉलिथीन, रसगुल्ला वाला, बिल्कुल भी नहीं दिखता है। और एक आता बिल्कुल बिल्कुल पानी टाइप का, एकदम रंगहीन प्लास्टिक, उसका आर पार दिखता है। एक आता हल्का सा पिंक टाइप का, उसमें आर पार दिखता है। तो सारा कुछ हो जाता है उसी में, लेकिन रसगुल्ला वाला में नहीं दिखता क्योंकि काला होता है। अब देखते हैं प्रतिबिंब क्या होता है। तो प्रतिबिंब देखिए क्या है, जब 2 प्रकाश की किरण आपस में टकराए या टकराते हुए प्रतीत हो, यानी जब प्रकाश के 2 किरण आपस में मिले या मिलते हुए प्रतीत हो, उसे क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब बोलते हैं। देखते हैं परिभाषा क्या है। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे
उस बिंदु का प्रतिबिंब करते हैं। यानी क्या है कि स्रोत से प्रकाश निकली, दर्पण से जाके टकराई, दर्पण से जाके टकराने के बाद क्या होगा, वो दर्पण से टकराने के बाद वो किरण आपस में कहीं मिली तो उसे क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब या मिलती हुई प्रतीत। कभी कभी मिलता नहीं है लेकिन मिलता हुआ प्रतीत होता है, तो इस कंडीशन में क्या बोलेंगे, उसको भी प्रतिबिंब ही बोलेंगे। मिले या मिलता हुआ प्रतीत हो, दोनों ही क्या है, प्रतिबिंब का उदाहरण है। उसे क्या बोलते हैं, उस वस्तु का, उसे उस बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। अब प्रतिबिंब भी दो प्रकार का होता है और दोनों हम लोग को पढ़ना है क्लास 10th में। तो जितना सिलेबस होगा बिल्कुल उतना ही पढ़ाएंगे, सिलेबस से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सिलेबस ज्यादा बच्चे लोग पढ़ के चले जाते हैं, एग्जाम में आता नहीं है। तो जितना एग्जाम में आएगा बिल्कुल आपका मैट्रिक एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ही बताएंगे यहाँ पे सब कुछ। प्रतिबिंब कितना प्रकार का, दो प्रकार का, एक होगा वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा क्या हो जाएगा, आभासी प्रतिबिंब। एक होगा, पहला क्या हो जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा हो जाएगा आभासी, दूसरा क्या हो जाएगा, आभासी प्रतिबिंब। इसमें लिखिए वास्तविक प्रतिबिंब। अब क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। ऐसे आभासी प्रतिबिंब को काल्पनिक प्रतिबिंब भी बोलते हैं, याद रखिएगा। आभासी हो गया काल्पनिक, आभास देखा नहीं, आभास कर रहा है, इसलिए काल्पनिक मतलब कल्पना कर रहा है, वास्तविक मतलब सच में। यानी जब दो किरण आपस में सच में मिलती है तो क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब। और जब दो मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती नहीं है, मिलती हुई प्रतीत, मान लीजिए मिल गया होगा, ये क्या होगा, आभासी प्रतिबिंब। देख लेते हैं दोनों में अंतर क्या है, अंतर पूछा जाता है और अंतर बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी है। पहले देख लेते हैं वास्तविक प्रतिबिंब क्या होगा। तो वास्तविक प्रतिबिंब पर्दा पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पे प्राप्त किया जा सकता है, वहीं आभासी प्रतिबिंब को पर्दा पे प्राप्त नहीं किया जा सकता। आभासी प्रतिबिंब को पर्दा पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। उसके बाद दूसरा अंतर क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब, यहाँ पे लिख लीजिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है, और आभासी प्रतिबिंब क्या होगा, आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा, लिख लीजिएगा, आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा, सीधा होता है। और तीसरा कि वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे होता है या तो आगे बनता है। और ये क्या होगा, आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब का अंतर। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पे प्राप्त कर सकते हैं, उसको पर्दा पे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। सिनेमा हॉल में जिसका कौन सा प्रतिबिंब का उपयोग किया जाता होगा, बिल्कुल इसका वास्तविक प्रतिबिंब का। उसके बाद दूसरा है कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, सदैव उल्टा होता है। यानी उल्टा होने का मतलब पैर नीचे
पैर ऊपर और सर नीचे, यानी कि उल्टा दिखता है। इसको आगे ही आज के वीडियो में जब आगे पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा ये उल्टा क्यों होता है, क्या होता है, कैसे होता है। फिर इसको याद कर लीजिए, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा होता है, और आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब दोनों एक ही चीज है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है। उसके बाद वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है और आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। तो इतना प्रतिबिंब के बारे में पढ़ना था, और प्रतिबिंब के पढ़ने के बाद हम लोग फिर पढ़ेंगे दर्पण के बारे में। दर्पण का क्या होगा, दर्पण कितने प्रकार का होगा। दर्पण के प्रकार, दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होगा, समतल दर्पण, पहला क्या होगा समतल दर्पण, और दूसरा क्या होगा, गोलीय दर्पण। दूसरा क्या होगा, गोलीय दर्पण। दर्पण के दो प्रकार, एक समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण। सबसे पहले हम आज समतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे अभी, उसके बाद फिर गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट रख लीजिए, नोट्स बना लीजिए। तो इसको आप लोग लिख लिए। आप बताएंगे आप लोग को समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता। समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है, उसका क्या विशेषता होता है, काल्पनिक होगा या वास्तविक होगा, सीधा होगा, उल्टा होगा, जो भी होगा इसके बारे में सब कुछ जानेंगे। किसमें, समतल दर्पण के बारे में। तो याद कीजिए, आप लोग को बताए थे कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर, याद है ना। देखिए क्या होता है, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की विशेषता। पहला विशेषता क्या होता है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के पीछे कौन सा प्रतिबिंब बनता है, कमेंट में लिखिएगा। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और प्रतिबिंब सीधा बनता है। देखिए प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है, प्रतिबिंब सीधा भी बन रहा है। और जो प्रतिबिंब पीछे बनता हो, जो प्रतिबिंब सीधा बनता हो, उसका कैसा प्रतिबिंब होता है, आभासी प्रतिबिंब, है ना। आभासी प्रतिबिंब क्या, प्रतिबिंब आभासी बनता है। यानी देखिए इस तीनों में एक चीज को याद कर लीजिए, बाकी दो पॉइंट ऑटोमेटिक याद है। ये याद कर लेते हैं कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, तो इसका मतलब क्या समझ जाएंगे हम लोग, प्रतिबिंब आभासी होगा तब तो पीछे बन रहा है। और दूसरा, प्रतिबिंब पीछे बन रहा है, इसका मतलब क्या होगा, अगर प्रतिबिंब आभासी है और आभासी है तो क्या होगा, सीधा भी बनेगा। यानी एक याद करने के बाद बाकी दो ऑटोमेटिक याद है, एकदम ऑफर है, एकदम बाय वन गेट 3। उसके बाद चौथा में है प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। यानी इतना सा वस्तु तो इतना सा प्रतिबिंब, इतना सा वस्तु इतना सा प्रतिबिंब। जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा क्या, प्रतिबिंब। इतना बड़ा वस्तु तो इतना ही बड़ा क्या, प्रतिबिंब। उसके बाद क्या है, प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। मिस एम्बुलेंस में आप देखें, एम्बुलेंस सीधा से नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब क्या, वो लिखने नहीं आता, उसे आता है, वो जान के उल्टा लिख रहा है, क्योंकि दर्पण में देखने के बाद क्या वो सीधा दिखता है। जैसे कि आप कभी कभी दर्पण में जाइए, अपना बायां हाथ उठाइए, आपको लगेगा क्या दायां हाथ उठाए हुए हैं। आप अपना अगर लेफ्ट हाथ उठाएंगे, उसमें लगेगा राइट हैंड उठाए हुए हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। बिल्कुल वही है। एम्बुलेंस में ऐसा इसलिए उल्टा लिखा जाता है ताकि ऐना में दिखने के बाद बिल्कुल साफ साफ दिखता ही एम्बुलेंस। यार सामने कोई गाड़ी का चला रहा है तो गाड़ी क्या साइड में जो ऐनक होता है, ऐनक होता है, दर्पण होता है, दर्पण में आराम से दिख जाए वो क्या लिखा हुआ है, एम्बुलेंस लिखा हुआ है क्या और कुछ लिखा हुआ है। उसके बाद प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण के आगे रहता है। प्रतिबिंब क्या होगा, पीछे रहेगा। कितना पीछे रहेगा, जितना कि वस्तु आगे रहेगा। अगर वस्तु बिल्कुल ही सटा हुआ है, प्रतिबिंब क्या होगा, ऐनक से या दर्पण से बिल्कुल ही नजदीक होगा। प्रतिबिंब अगर दूर है तो वस्तु भी क्या होगा, दूर। मान लीजिए ये क्या है, मेरा ऐनक है, अगर यहाँ पे क्या है मेरा वस्तु, प्रतिबिंब भी यहाँ पे। अगर वस्तु आ गई यहाँ पे तो प्रतिबिंब क्या हो जाएगा यहाँ पे। जितना दूर पे ये होगा उतना दूर पे क्या ये होगा, या जितना दूर पे प्रतिबिंब उतना दूर पे क्या वस्तु, जितना दूर पे वस्तु उतना दूर पे क्या प्रतिबिंब। यानी क्या, प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना कि वस्तु दर्पण के आगे रहता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे लिखाते हैं। तो उसको लिख लिए होंगे आप लोग।
अब बताएंगे आप लोग को हम गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद। यानी गोलीय दर्पण में विभिन्न विभिन्न पद होता है, विभिन्न स्थान का स्पेशल स्पेशल नाम होता है। जैसे हर भारत का क्या है, हर एक जगह का अलग अलग नाम है ना। ऊपर वाले राज्य को जम्मू कश्मीर बोलते हैं, नीचे वाले भाग को तमिलनाडु बोलते हैं, राज्य को केरल बोलते हैं, तमिलनाडु नहीं बोलते हैं, केरल बोलते हैं। बीच वाला भाग को मध्य प्रदेश या तो बिहार वगैरह बोलते हैं। इस ढंग से क्या है, सबका अलग अलग नाम होगा। कौन सा पद का क्या नाम है वो लोग वो जानेंगे। सबसे पहले देखें पद का क्या नाम है, ध्रुव। इसका संकेत क्या होता है, पी। जहाँ भी पी लिखा रहे हैं हम समझ जाएंगे क्या है, ये ध्रुव है। अब ध्रुव किसे कहते हैं, ये कोई दर्पण है। दर्पण के बीच का जो मध्य बिंदु जहाँ से जिस तल प्रकाश पड़ने के बाद क्या लौटती है, ये वाला तल, इसी तल को क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। इसके मध्य के बिंदु क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। अब इसके क्या है, ध्रुव क्या है, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। इसका जो मध्य बिंदु है सब क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। उसके बाद है वक्रता केंद्र। अगर में गोलीय दर्पण क्या होता है, गोल होता है। गोलीय दर्पण गोल होता है। एक गोलीय दर्पण आगे अगर बढ़ाते चल जाइए, क्या एक ऐसा गोले का ये निर्माण करेगा। और जब ये गोले का निर्माण करेगा यानी एक वृत्त का निर्माण करेगा, तो वृत्त में क्या होता है, केंद्र होता है। इसका एक केंद्र होगा, इसी केंद्र को क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण किस गोले का भाग है ना, मान लीजिए पूरे गोल है, ये गोल है। इसका क्या कि कुछ भाग को आप मिटा दीजिए, यानी क्या बन गया, दर्पण बन गया ना, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है, किसी गोले का ही भाग होता है। मान लीजिए एक और लीजिए, इसको है कि इस भाग को सिर्फ मिटा दीजिए, वो क्या है ना, गोलीय दर्पण। इसी का करते हम लोग आगे ऐसे खींच देंगे, बीच में केंद्र हो जाएगा। इसको आगे बढ़ा देंगे सीधे करके, बीच में केंद्र हो जाएगा। इसी बीच का जो केंद्र होता है, उस केंद्र को क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। उस गोले का कुछ केंद्र होगा, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। अब फोकस क्या होता है, अब है फोकस क्या होता है। तो जैसे कि ये मेरा क्या है, वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र वक्रता केंद्र को सी से संकेत करते हैं और ध्रुव को पी से। यहाँ पर ध्रुव है, ये पी है और ये सी है। अब है फोकस क्या है, तो वक्रता केंद्र एवं ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को फोकस करते हैं। ये मान लीजिए ये ध्रुव है, ये क्या है, वक्रता केंद्र। इसके बीच का मध्य बिंदु मान लीजिए क्या, इसका मध्य बिंदु है, ये वाला बिंदु क्या है, मध्य बिंदु। इसे क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। यानी फोकस कितना होता है, जितना लंबा दूरी ये होता है उतना ही लंबा दूरी क्या होता है, ये भी होता है। यानी फोकस से वक्रता केंद्र उतना ही दूरी पे होता है जितना दूरी पे क्या होता है, ध्रुव होता है। या ध्रुव क्या होता है, मतलब इसका मतलब ये कर सकते हैं, ध्रुव क्या होता है, मतलब फोकस क्या होता है, दोनों के बीच में होता है। किसके किसके बीच में, ध्रुव एवं वक्रता केंद्र। और फोकस का संकेत क्या होता है, एफ होता है। हो गया। उसके बाद क्या होता है, फोकस प्रधान अक्ष क्या होता है, ध्रुव एवं वक्रता केंद्र। ये क्या है, ध्रुव, ये क्या है, वक्रता केंद्र। तो मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। ये दोनों रेखा को, ये लाइन मिला रही है रेखा को, यानी ध्रुव एवं वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा है। ऐसे सरल रेखा भी लिख सकते हैं, मिलाने वाली सरल रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। ये बिंदु से ये बिंदु को मिला रही है रेखा, ये रेखा क्या कहलाएगी, प्रधान अक्ष। ये चार बातें ध्यान में रखिएगा, इसे नोट कर लीजिए, ताकि आगे जब इस पे हम डायग्राम बनाएंगे, जो चित्र बनाएंगे, तो समझ में आसान होगा फिर समझना। तो इसको आप लोग नोट कीजिए।